अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड माय नेम इज़ ज़ैनब तारिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मसूड़ों की तकालीफ, गम प्रॉब्लम्स। गम्स में क्या इश्यूज़ आते हैं, मसूड़ों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज़ें उन्हें ट्रिगर करती हैं और कैसे हम उनका इलाज कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने पास बुलाया एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। आपने PTV चैनल पे भी अक्सर देख रहे होंगे और ओला डॉग के लिए भी है, बहुत ज़्यादा वीडियोस हमारे साथ बनाती रहती हैं। So please welcome Dr. Kanize Zainab. Ma'am, thank you so much for coming and joining us and giving us your precious time. Thanks to you for inviting me over. It's a pleasure. And I really want कि मैं वैसे तो यूजुअली करती हूँ कि मैं डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस खुद कराती हूँ, 15 साल से ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट यू टू टेल हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हाउ इज़ इट बीन विद द पेशेंट्स एंड हाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल कम टू यू विद। सो आई वुड लाइक कि आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं दैट हाउ इज़ इट गोइंग इन योर लाइफ। Well, I've been practicing dentistry since 8 years now. Dentistry was my passion. It is a delicate area of a body. और मुझे हमेशा से ही स्माइल्स फैसिनेट करती थी. So I wanted to end up in a profession जिसमें at least I can give smile to the people and develop that kind of relation जिससे मेरा patients के साथ एक forever bond बने. और अभी तक 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी patients I have treated, they have become a part of my family. Patients for me are like a family to me. I listen to them. I try to understand कि उनको किस तरह की स्माइल चाहिए या क्या उनकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है. और जो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं प्रैक्टिस में जो मेरे पास आते हैं वो आते ही गम्स डिज़ीज़ की वजह से है कि मसूड़ों से खून निकल रहा है और दांत में शदीद दर्द है. अब मसला ये है दांत की जो शदीद दर्द है ना वो तब उन्हें होती है क्योंकि वो ओवरऑल पूरा टाइम निगलेक्ट कर रहे होते हैं. जब दांत का लास्ट स्टेज आ जाता है हमारे पेशेंट्स तब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं. ये तो हमारा मसला है, ये हमारा आई विल से नेशनल मसला है. एग्जैक्टली कि वी डोंट गो टू द डॉक्टर और स्पेशली डेंटिस्ट जब तक वो पॉइंट आखिरी मरहले पे नहीं पहुंच जाता, प्रॉब्लम इतनी ख़राब नहीं हो जाती कि अब दांत ख़राब हो गया, निकालना ही पड़ेगा. हाँ. सो लेट मी स्टार्ट विद द सेम थिंग दैट जैसे कि आज मैंने बताया कि हम गम प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं. सो गम प्रॉब्लम्स मसूड़ों में क्या तकालीफ हैं जो नॉर्मली पेशेंट्स को आती हैं, लाइक गम डिस्कलरेशन इज़ इन अ काइंड ऑफ थिंग एंड देन खून आना. वो तो आई वुड लाइक यू टू टेल द पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ दैट क्या है ऐसे मसाइल जो लोगों को मसूड़ों से मुतल्लिक आते हैं. मसूड़ों से मुतल्लिक तो सबसे पहला मसाइल है खून आना कि हमारे गम से बहुत खून आता है. हम ब्रश करते हैं तो खून आता है, हम सो के उठते हैं तो मुंह में खून आया होता है. तो मेजर मसला ही ब्लीडिंग गम्स का होता है पेशेंट को. अब ब्लीडिंग गम्स के बहुत से अंडरलाइंग फैक्टर्स है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके गम्स ब्लीड नहीं कर रहे तो आपको कोई गम डिजीज़ नहीं है, बट क्योंकि गम्स ब्लीड कर गए हैं तो वो एक आपका समझ लें कि एक रैपिड डायग्नोसिस है कि कुछ ना कुछ अंडरलाइंग चल रहा है. So the thing that patient should know is कि regular visit to dentist is compulsory. आप डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करेंगे, ओरल हाइजीन के मेंटेन रखेंगे तो फॉर श्योर गम डिजीज़ उस तरह से वाइडली स्प्रेड नहीं करेगा. ठीक है. और इसके अलावा क्या गम से रिलेटेड लोग मसाइल लेके आते हैं आपके पास? अगर हम गम्स डिजीज़ की बात करें स्पेसिफिकली तो गम्स डिजीज़ जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है. व्हेन वी आर चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें टीथिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है. बच्चों को टीथिंग में मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है. बच्चों को टीथर दे दिया जाता है कि टीथर करें, आपके गम्स जो है वो ज़्यादा स्वेल ना हो या पेन ना हो. तो इन शॉर्ट गम्स का इशू बचपन से शुरू हो जाता है. व्हेन वी आर किड्स टीथिंग की वजह से हमारे गम्स पेन होते हैं. एंड व्हेन वी रीच द प्यूबर्टल एज में बिकॉज हार्मोनल चेंजेस बॉडी में चल रही होती हैं, उन चेंजेस की वजह से भी हमारे गम्स में जो है वो ऑल्ट्रेशन शुरू हो जाती हैं. और एक एज ऐसी आती है कि जब बहुत से बच्चों को ब्रेसेस की ज़रूरत होती है. तो उन ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की वजह से भी हमारी जो ओरल हाइजीन है वो पुअर हो जाती है क्योंकि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पा रही होती ब्रेसेस लगने की वजह से. और जब हम एक अडल्ट एज में जाते हैं, बचपन से ये सब चीज़ें निगलेक्ट होती होती, जब हम एक अडल्ट एज में पहुंच जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी नेग्लिजेंस जो है वो जिंजवाइटिस में तब्दील हो जाती है. अगर हम एक अडल्ट एज में, फॉर एग्जांपल एट माय एज, एट योर एज, अगर हम इस जिंजवाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो व्हेन वी विल ग्रो ओल्ड ये जिंजवाइटिस डेफिनेटली पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ जो है दांत गिरना
वो बहुत यंग एज पे शुरू हो जाते हैं कि दांत गिर रहे हैं, मसूड़े लूज हो चुके हुए हैं, गम्स की प्रॉब्लम जो है बहुत हाई हो चुकी हुई है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनके भी मुंह में दांत होते हैं, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 50 से पहले ही जो है वो दांत या तो निकाल दिए जाते हैं या दांत खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द जिंजवाइटिस, जिसकी वजह से जो बोन लॉस है वो शुरू हो जाता है, गम्स रिसीड होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो यू मीन टू से कि जैसे हम स्टेजेस की बात करते हैं कि हर डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस फेजेस बिल्कुल। आते हैं, तो बचपन से ही अगर गम प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट? कैसे? माँ बाप ही हैं, बच्चा खुद से तो नहीं बता सकता, माँ बाप कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा मेरे बच्चे को कोई गम प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा है, उसको टीथिंग की वजह से दर्द हो रहा है, आप घर बैठे खुद से कोई टोटका ना करें, बच्चे को वो भी तो नहीं हम कर डेंटिस्ट पे सकते। लेकर जाना। ये नहीं घर बैठे आप टोटका कर रहे हैं, हाँ, आप उसको रबर दे रहे हैं कि इसको टीथिंग के लिए आप इस्तेमाल कर लें, या इवन क्लॉथ के साथ भी आप उसको वाइप ऑफ कर रहे होते हैं, तो एट द वेरी यंग एज आप बच्चे को डेंटिस्ट पे लेकर जाएं। टीथिंग का इशू जो आ रहा है उसको हम चेक करके बता सकें कि क्या चीज़ जो है ज़रूरी है। मे बी डेंटिस्ट टॉपिकल कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर दें या कुछ सिस्टमिक मेडिकेशंस दे दें। और इसी तरह जब आप बड़े होते हैं, अब ब्रेसेस लगने की वजह से पूरा ओरल हाइजीन होती है, तो उसको तो मेंटेन करना डेफिनेटली वो पेशेंट के ऊपर खुद है, लेकिन पेशेंट अगर यंग एज का है जिसे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनकी ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए। बट स्टिल अगर पेशेंट्स नहीं मेंटेन कर सकते, तो व्हाट आर डेंटिस्ट्स फॉर? बच्चों को लेकर आया जाए ताकि उनकी एक रेगुलर स्केलिंग की जाए, उनकी सफाई का ख्याल रखा जाए। और हर 6 महीने बाद इसलिए कहते हैं कि स्केलिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब आपका गम्स और आपके दांतों के बीच में फूड इम्पैक्शन हो जाती है, तो वो कोई भी टूथब्रश या कोई भी आपकी मैनुअल चीज़ नहीं निकाल सकती अनटिल एंड अनलेस उसकी प्रोफेशनल सफाई ना की जाए। प्रोफेशनल सफाई की वजह से वो जो फूड इम्पैक्शन है वो आपके गम्स को ज़्यादा स्वेल नहीं करेगा, और स्वेलिंग से बचने के लिए स्केलिंग रिकमेंड होगी। तो अर्ली स्टेज पे ही अगर बचाव कर लिया जाए तो वो जिंजिवाइटिस कभी स्प्रेड नहीं करेगा। नहीं करता। बट सो फॉर एग्जांपल इन माय एज व्हिच इज़ अराउंड, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी, बट मे बी फॉर एग्जांपल 20 से लेके लाइक लेट 30s एंड अर्ली 40s तक के जो लोग, जिनको हम अडल्ट्स कह सकते हैं ना, दे आर नॉट ओल्ड पीपल, उनके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कैसे वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं? बचपन में मे बी उनके दांत हेल्दी रहे, अल्लाह ने करम कर दिया, कुछ नहीं हुआ, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बड़ी उम्र में आके उन्होंने डेवलप किया? तो लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप कर सकती हैं? सी जैसे जैसे भी एज, स्ट्रेस ऑल्सो एजेस विद अस। Yes. तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इज स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो आपके ओरल कैविटी को ज़रूर ऑल्टर करता है। स्ट्रेस के अलावा आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी फिज़ी ड्रिंक्स का कंजम्पशन कितना ज़्यादा है, फिर आप उम्र के साथ साथ आपको वेरियस डिजीज़ेज़ हो जाती हैं उन बीमारियों की वजह से, सच एज़ शुगर। शुगर वो बीमारी है जो आपकी हर ऑर्गन को तबाह कर सकती है, और शुगर की वजह से दांत बहुत जल्दी तबाह हो जाते हैं। फिर आप जो अपनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो आपके ओरल कैविटी को, आपके दांतों को, आपके गम्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। सो देयर आर वेरियस रिस्क फैक्टर्स, जिसमें आपका स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गई, मेडिकेशंस हो गई, सिस्टमिक डिजीज़ेज़ हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ के साथ साथ सिर्फ मुंह को ही नहीं, आपके वेरियस ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही होती हैं। सही है। सो जैसे आपने स्केलिंग की बात की, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्केलिंग करने से दांत जो हैं वो उनकी स्पेस कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़े जो हैं वो छोड़ देते हैं दांतों को। सो इसके पीछे कितनी हकीकत है? ये स्केलिंग करने से क्या है? इट्स जस्ट अ मिथ। इट्स जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि स्केलिंग करने के बाद जो है वो दांत पीछे से खोखले हो गए हैं, दांतों के पीछे गैप आ गया है। दरअसल वो गैप स्केलिंग की वजह से नहीं आता। जो इतने अरसे का टाटर मुंह में जमा करके रखा होता है, जो टाटर दांतों के साथ चिपका होता है, जब हम उस स्केलिंग से उस टाटर को रिमूव करते हैं ना, तो पेशेंट को लगता है कि कोई चीज़ मुंह से मिसिंग है, जगह खाली हो गई है। वो जगह खाली नहीं हुई, वो जो आपने इतना अरसे से प्यार से टाटर मुंह में जमा किया हुआ था ना, वो रिमूव हुआ है। तो जब टाटर रिमूव होगा तो गम्स को हील होने में टाइम लगता है। और स्केलिंग के बाद फिर जो हम पोस्ट रिकमेंडेशंस देते हैं मेडिकेशंस की, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट गम्स जो रिसीड हो चुके हुए हैं वो वापस अपनी जगह पे हील हों।
सही है। एंड व्हाट अबाउट ओल्ड एज? जब बुढ़ापे में ऑब्वियसली मसले आपके एज के साथ साथ शुरू हो जाते हैं, तब गम्स को लेके कितने इश्यूज आते हैं, एंड डेंचर्स लोगों को लगाने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और द स्वेलिंग वाला इशू, तो वो कितना, उसका कितना इम्पैक्ट होता है लाइफ में? जी, ओल्ड एज में इश्यूज इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि हम यंग एज पे निगलेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। अगर हम यंग एज पे निगलेक्ट ना करें, अगर हम अपनी 30s में ही मेंटेनेंस रखें, इवन अर्ली 20s से ही अगर आप मेंटेनेंस शुरू कर लें, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स अगर आप स्कीलिंग करवाएं, डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करें। अगर आपकी एक माइन्यूट वाइट स्पॉट भी आ गया है, कैविटी बन गई है, तो आप उसको चेक करवाएं। अगर पेन नहीं भी है फिर भी चेक करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट्स, एक माइनर सी कैविटी भी बन जाती है, वेट करते रहते हैं कि जब दर्द होगी तो डॉक्टर पे जाएंगे, और वो कैविटी स्प्रेड करते करते आपके पल्प को इन्वॉल्व कर लेती है। एट द एंड रूट कनाल की स्टेज आ जाती है, और जब पेशेंट्स को पता चलता है कि रूट कनाल होनी है, 3 से 4 विजिट लगने हैं, पेशेंट कहते हैं दांत ही निकाल दो। Yeah. तो दांत एक वो चीज़ है कि जो लाइफ में सिर्फ 2 दफ़ा आती है, वंस मिल्क, सेकेंडली परमानेंट, तीसरी दफ़ा फिर आपको खरीदने पड़ते हैं, और फिर पेशेंट्स खरीदना भी नहीं चाहते। सही है। तो देयरफॉर यंग एज पे ही अगर आप उसको केयर करें तो आई डोंट थिंक सो ओल्ड एज में जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से प्रिवेलेंस नहीं है केयर की, लोग नहीं उस तरह से ख्याल रखते, बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ की। सो हमारे यहाँ पे ओल्ड एज में क्योंकि पहले ही बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, मरीजों को दवाइयाँ ले रहे होते हैं, शुगर जो है वो हमारा एक इंटरनेशनल, बल्कि हमारा नेशनल डिजीज़ बन चुका हुआ है, डायबिटीज़। सो इन सब चीज़ों की वजह से ओल्ड एज में गम्स जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके होते हैं, और उस वजह से जो डेंचर्स हैं, डेंचर्स भी फिर ओल्ड एज में नहीं टिकते, क्योंकि जब आपके गम्स ही नहीं होंगे तो डेंचर ने किस चीज़ के साथ सपोर्ट लेना है। तो गम्स ही जब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके होंगे तो फिर डेंचर या कोई भी चीज़ जो है वो मुंह में नहीं रहेगी। सही है। अच्छा, व्हेन वी वर रिसर्चिंग फॉर दिस टॉपिक, एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो हमारे सामने आई थी विच इज़ गम डिस्कलरेशन, के मसूड़ों का रंग ख़राब होना। सो आइडियल मसूड़ों का रंग पहले तो बताएं होता क्या है, एंड क्या डिस्कलरेशन कैसे, वो क्या मसला है, या किस तरह से वो विद ग्रेजुअली विद लाइफ ख़राब होते हैं, या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं? सी गम का जो एक आइडियल कलर है ना, वो इट्स नॉट लाइक कि हर एक का पिंक है, ठीक है। आपकी जो स्किन टोन है, अल्लाह ने जो कलर बनाया है, कुछ लोगों का गम्स इज लाइक पिंकिश, कुछ का इज अ बिट टैन, डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा पिंक है तो आपका भी सेम वैसा ही होना चाहिए, मतलब इट ऑल्टर्स, पेशेंट टू पेशेंट इट ऑल्टर्स। बट हाँ, विद द टाइम अगर आपके गम्स पिंक से टैन हो रहे हैं, देन देयर इज सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम गोइंग ऑन। या तो कोई सिस्टमिक डिजीज चल रही है, या आपने सर्टन मेडिकेशंस खाई हैं जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट गम्स पे आ रहा है। अगर गम्स डिसकलर हो भी गए हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट, ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे गम्स डिसकलरेशन कलर को वापस किया जा सकता है। बट सबसे पहले उसकी अंडरलाइंग रूट कॉज को जो है वो फिगर आउट करना है, रूट कॉज को ट्रीट करके फिर जो है ट्रीटमेंट की तरफ आना होता है। ठीक है। एंड देयर इज़ वन मोर इशू जो आई थिंक पीपल फेस नॉट दैट ऑफन, बट एक ही गम की जो, एक तो रिसीडिंग गम्स होते हैं, गम की स्किन बढ़ जाना भी एक प्रॉब्लम होती है, हाइपरप्लेजिया। साइड्स पे आ रही है या कुछ, तो वो क्यों होता है, और क्यों उसके क्या करना चाहिए उसके लिए, ये बड़ा कंसर्न था लोगों का। हाइपरप्लेजिया या जिंजिवाइटिस भी जिसे आप कहते हैं, जिंजिवाइटिस में भी आपके जो गम्स हैं वो सोजिश हो जाती है, स्वेल हो जाते हैं। अब उसमें आपकी बहुत से अंडरलाइन कॉजेज हैं, अगैन सिस्टमिक डिजीजेज हैं, आपकी सर्टन मेडिकेशंस हैं, सेकेंडली आपकी प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस भी होता है कुछ लोगों में, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट लेडीज़, तो उन खवातीन में भी जो गम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। बट प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस जो है वो विद टाइम वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इन केस अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट डन। फिर मेनोपॉजल एज पे जाके भी गम्स जो हैं वो स्वेल होते हैं, जब बॉडी में सर्टन हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी विद द पैसेज ऑफ योर एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी में ऑल्टर होती रहती हैं। बट लेट्स सपोज अगर हो चुका है, आपने अगर उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट नहीं किया, अब एक सवेयर स्टेज आ गई है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप जिंजिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए यू कैन ऑप्ट योर टॉपिकल treatments. If not, then you can go for your graftings, your gingival flap raisings. आपकी surgical options available हैं, तो treatments are available. सही है। स्पीकिंग ऑफ ट्रीटमेंट्स, हमारा ये बहुत ज़्यादा वो एक ट्रेंड है घरों में या अपनी फैमिली रूटीन में कि वी डोंट गो टू डॉक्टर्स डायरेक्टली, वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू ट्रीट दैट एट होम। Exactly.
And I would like to educate people कि if they want to do that, they should go for the right options. So what are the right options? क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो घर पे, नॉट टोटके लेकिन एक्चुअल चीज़ें जिनसे उनको वाकई हेल्प हो gums सबसे के पहले problem तो स्टॉप गूगलिंग थिंग्स। खुद से गूगल करके घर पे डॉक्टर ना बने। में। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, सबसे मुश्किल काम ये है कि खुद से प्लीज़ डोंट गूगल थिंग्स। बेहतर है कि विजिट द नियरेस्ट डेंटिस्ट, Yeah. ठीक है? इफ़ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट डेंटिस्ट, टेक अनदर ओपिनियन, ठीक? ओपिनियंस ले लें, जो आपको सूटेबल है, फिर आप उस ओपिनियन को फॉलो कर लें। सबसे मेजर चीज़ तो है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, एंड ब्रशिंग जो है वो एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए करनी चाहिए, 60 सेकेंड्स ईच साइड। 2 मिनट की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, बट हमारे पेशेंट्स के पास यहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि वो 2 मिनट ब्रश भी कर सकें। ब्रश तो दूर की बात है, हमारे यहाँ फ्लॉसिंग की हैबिट नहीं है। वी डोंट इवन फ्लॉस आवर टीथ। सो मेन चीज़ें जो हैं वो है ब्रश, फ्लॉस एंड योर माउथ वॉश। These 3 things should be available in each and every home, and you should do these twice a day. अगर आप सुबह शाम ये कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको कोई ऐसी चीज़ जो है वो गम्स को नहीं इफेक्ट करेगी। अगर आप ना करें तो वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है। ठीक है। And what toothpaste should they use? Like we are talking about parodontics as well. So is parodontics helpful? And how should they use it? When should they use it? थोड़ा सा बताइए। Yes, for the bleeding gums and for the gingivitis issues, I always recommend parodontics. Even if I also feel certain pain in my gums, so I have parodontics available in my home also. So parodontics will just use pea size on your toothbrush. It's not like कि पूरे brush के ऊपर आपने toothpaste लगा लेती है. Minute pea size toothpaste is sufficient. सुबह 2 मिनट ब्रश करें, रात सोने से पहले भी 2 मिनट ब्रश करें, और अगर आप ट्वाइस अ डे ब्रश करेंगे तो इट्स 100% गारंटेड कि आपका जो गम्स है दैट विल स्टे हेल्दी। ठीक है। एंड मुझे ये बताइएगा कि व्हाट मेक्स पैराडोंटिक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल टूथपेस्ट। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट जस्ट आई वांट टू नो कि कुछ तो डिफरेंट है, बिकॉज दे वी ऑलवेज हर्ड दैट इट्स फॉर गम्स स्पेसिफिकली। तो व्हाट इज द थिंग जो मेक इट डिफरेंट, और व्हाट इज द थिंग जो इसको बेहतर बनाती है बाकी टूथपेस्ट से? सी पैराडोंटिक्स स्पेसिफिकली वो इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है जो आपके ब्लीडिंग गम्स को रिजॉल्व करता है। Right. जो उनकी स्पेसिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन है, दैट इज़ वेरी यूनिक, दैट हेल्प्स कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। सो मेजर जो मसला पेशेंट्स को घर बैठे आते हैं ब्लीडिंग गम्स का, जो डेंटिस्ट के पास नहीं भी जाना चाहते, they can easily avail parodontics from any pharmaceutical shops or any grocery stores and can use it. मैम हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट होता है वेयर वी आस्क सम मिथ्स टू द डॉक्टर, एंड आई वांट यू टू आंसर देम दैट इज इट अ मिथ और इज इट अ फैक्ट। Okay. सो नंबर 1 इज, अगर दांतों में ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब है कि मुझे गम डिजीजेस हैं। इज दैट ट्रू? Yeah, it is true. अगर आपको दांतों में ब्लीडिंग हो रही है then there is something going on. अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे गम डिजीज़ होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। 100% होगा। सही है। अगर मुझे गम डिजीज़ है तो इसका मतलब है कि मेरे दांतों को निकालना पड़ेगा। नहीं, नॉट एट ऑल। निकालना इज़ द लास्ट ऑप्शन। राइट। गम डिजीज़ है तो गम डिजीज़ के लिए आपको अंडरलाइन कॉज रूल करना है और उस कॉज को जो है इरेडिकेट करना है, ना कि दांत को निकालना है। सही। गम डिजीज़ इज़ नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। Not only a cosmetic problem, but one of the cosmetic problem. राइट, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक No, it's प्रॉब्लम, not इट just कैन a बी cosmetic problem, but one of the cosmetic problem. क्योंकि अगर गम्स ही आपके टैन हो चुके हैं या रिसीड हो चुके हैं तो ऑब्वियसली आपका स्माइल जो है वो एक अच्छी It's very प्लेजेंट important. स्माइल नहीं देगी। या गम डिजीज़ इज़ इरिवर्सिबल। Yes, it is irreversible. अगर आपकी गम डिजीज सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हुई है तो पेरियोडोंटिस्ट से पहले पहले उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ माई गम्स डोंट ब्लीड आई डोंट हैव गम डिजीज़। दैट्स टोटली रॉन्ग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके गम्स ब्लीड नहीं कर रहे तो आपको गम डिजीज़ नहीं है। गम्स ब्लीड तब करेंगे जब गम डिजीज़ की एक लिमिट आ चुकी हुई है। उससे पहले अगर आपके कुछ अंडरलाइन कॉजेस चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दांत ब्लीड नहीं कर रहे या मसूड़े ब्लीड नहीं कर रहे तो आपको कोई डिजीज़ नहीं है। लास्ट वन इज़, children don't need to worry about gum disease. चिल्ड्रन शुड नीड टू वरी अबाउट द गम डिजीज़, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी ब्रशिंग हैबिट्स में ज़्यादा लैक करते हैं। सो दे नीड टू वरी, क्योंकि बच्चों को यंग एज में ही अगर हम गम्स डिजीज़ कंट्रोल करेंगे तो फॉर श्योर व्हेन दे ग्रो अप दे विल डेवलप इनटू हेल्दी स्माइल्स।
All right. So we talked about home treatments. We talked about the myths. Now I really want to talk about कि हम treatment के तौर पे क्या करें. वैसे तो आपने थोड़ा बहुत बताया भी, but I want you to explain कि what kind of treatments are available at dentists and why should people go to dentists? Not because they need it, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको help out कर सकती हैं. सी ट्रीटमेंट की बात करें सबसे पहले तो गेट द स्केलिंग डन आफ्टर एवरी 6 months. Right. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट एडवर्टाइजिंग डेंटिस्ट फॉर सेक ऑफ मनी. नो, इट्स गुड फॉर योर ओन सेक. हर Yes. 6 महीने बाद स्केलिंग करवाएं. एंड लेट्स सपोज अगर आपको जिंजिवाइटिस हो चुका है या पेरियोडोंटाइटिस हो गया है, आपके गम्स रिसीड कर चुके हैं, तो सर्जिकल ऑप्शंस आर अवेलेबल. टॉपिकल ऑप्शंस हैं, सर्जिकल ऑप्शंस हैं. आपके गम्स को फ्लैप रेस करके अंडरलाइन जितना भी उसका डेब्री है या जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको रिमूव करके वापस सूचर किया जाता है. फिर आपकी ग्राफ्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. Right. एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में आपके गम मूसेस आ जाते हैं, आपके माउथ वॉशेस आ जाते हैं, फिर आपकी फ्लोराइड थेरेपीज आ जाती हैं. सो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं फॉर द ओरल कैविटी. सही है. अच्छा, पीपल हैव दिस इशू ऑफ टीथ ग्राइंडिंग. डज इट अफेक्ट द गम्स एज वेल या सिर्फ वो Yeah. टीथ तक ही रहता है? ब्रुक्सिज्म. Yeah. हाँ, टीथ ग्राइंडिंग इज ब्रुक्सिज्म. डेफिनेटली वो गम्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम टीथ को आपस में ग्राइंड करते हैं तो हमारे टीथ की जो एक लेयर है इनामल वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो टीथ दांत जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं. सेंसिटिविटी जो है वो गम्स को भी फिर फर्दर ऑल्टर करती है. तो इसलिए जो ग्राइंडिंग की भी हैबिट जिन पेशेंट्स में होती है उनके लिए नाइट गार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो नाइट गार्ड्स पहने और अपनी ग्राइंडिंग की जो हैबिट है उसको ओवरकम करें. ये सवाल मुझे किसी ने पूछने को भी कहा था. अच्छा. Ask, and she specifically told me that ask about the night guards हाँ. and how what is the best option and how can we use it, because people they get very confused about it कि क्या हाँ. है, कैसे करना है. तो नाइट गार्ड्स तो पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो ब्रुक्सिज्म है, जो पेशेंट्स दांत आपस में करते हैं, घसीटते हैं, वो रात के टाइम होता है. व्हेन दे आर स्लीपिंग तब ये ब्रुक्सिज्म जो है वो ज़्यादा होती है. पेशेंट्स को नहीं पता होता, बट जो उनके सराउंडिंग है वो नोट कर रहे नोट होते कर हैं. रहे होते हैं. तो इसलिए नाइट गार्ड वो रात को पहन के सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि दांत जो है वो आपस में रगड़ने से जो है वो ग्रेस करें. लोगों को कुछ ENT इश्यूज होते हैं जिसकी जैसे लोगों को सॉरी साइनसाइटिस होता है, साइनसाइटिस. तो उसकी वजह से दे स्नोर एंड का कुछ हम्म. लोगों का मुंह खुला रह जाता है, बिल्कुल. तो उसकी वजह से भी डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं. तो क्या गम प्रॉब्लम्स भी उसमें होने के चांसेस होते हैं? सी, जब मुंह खुला रह जाता है तो बैक्टीरिया अक्यूमुलेशन होती है. तो जो भी चीज़ जिससे बैक्टीरिया अक्यूमुलेशन हो रही है वो तो डेफिनेटली आपके गम्स को भी जो है वो ऑल्टर करेगा ही करेगा. तो इन केसेस में जैसे मैंने बताया कि हम एक ओरल थेरेपीज़ होती हैं, फिर आपकी सर्जिकल होती हैं. कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी करवाना पड़ता है, सो दैट जो उनका बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फ्लेमेशन चल रही है वो हम कम कर सकें. तो ओवरऑल आपका शुगर हो गया, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हो गई, आपका साइनसाइटिस इशू हो गया, इवन डेंटल प्रॉब्लम्स कैन इवन लीड टू एंडोकार्डाइटिस. आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है. कोई भी मसला जो आपके मुंह से शुरू हो रहा है वो आपकी ओवरऑल ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक आपका मुंह हेल्दी नहीं है, यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, योर बॉडी इज़ नॉट हेल्दी. So your health starts from your oral cavity. Is this one more concern that pregnant women tend to get dental problems during pregnancies या pregnancy के दौरान उनके gums में भी issues आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस, जैसे पहले हमने बात की कि प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस होता है, बिकॉज बॉडी में आपके सर्टन हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस जिंजिवाइटिस जो है वो विद टाइम खुद रिजॉल्व हो जाता है. इन केस अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो आफ्टर द डिलीवरी फिर हम जो है उन खवातीन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है. So lastly, I would like to ask you that please tell the audience कि what is a general dental care routine specifically for gums, कि आप क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन से foods हैं जो इसके लिए help out कर सकते हैं या इसको ख़राब कर सकते हैं. और ब्रशिंग की बात तो हमने की, बट ब्रशिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए? शुड बी ब्रश ऑन गम्स एज वेल या टीथ को ही करें? सो जस्ट briefly explain कि what should be your dental care routine. Starting from the brush your teeth twice a day for 2 minutes, 60 seconds each quadrant. 60 seconds upper right, 60 seconds lower right, 60 seconds upper left, 60 seconds lower left. 2 मिनट के लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. टूथपेस्ट को पी साइज यूज़ करें. सिर्फ टूथब्रश ही नहीं, कोशिश करें कि फ्लॉसिंग भी ज़रूर किया करें, क्योंकि दांतों के बीच का जो गैप है वो ब्रश से साफ़ नहीं होता, वो फ्लॉस से साफ़ होता है. माउथ वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
rinse your teeth with the mouthwash, and make sure that sugar consumption जो है वो आपकी कम हो. और शुगर कंजम्पशन के साथ साथ जो आपकी डाइट है उसमें vitamins are very important for your stronger bones and stronger teeth. And if you have bleeding gums issue, then Parodontax is the only solution. Thank you so much, ma'am, and thank you so much for coming to our podcast and giving us your time. And lastly, I would like to add कि on Ola Doc channel हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें अबाउट डिफरेंट मेडिकल इश्यूज़. और दांतों के मसाइल तो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हमारा इशू ये है कि हम दांतों के मसाइल को तब तक निगलेक्ट करते हैं जब तक वो वर्स्ट ना हो जाएं और इतना ख़राब ना हो जाएं कि हमें वो दांत निकालना ही पड़ जाए. तो हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के बारे में आगाह करें कि आप दांतों के मसाइल को हल्का ना लें, उनको टाइमली डील करें, डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने आप को चेकअप करवाते रहें ताकि ये मसला शुरू से ही हल हो जाए, बजाय इसके कि एंड तक पहुँचे और उसके बाद आपको उस मसले के लिए ज़्यादा बोझ उठाना पड़े. एंड मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि आप ओला डॉक के चैनल पे तमाम डॉक्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं. हम यहाँ पे मुख्तलिफ डेंटिस्ट के साथ वीडियोस बनाते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जान सकें. सो अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको और कहीं नहीं मिल रही, तो आप ओला डॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर अपने तमाम मसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड टेल अस इन द कमेंट्स कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस चीज़ के ऊपर करवाना चाहते हैं एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.